बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। कौन बनेगा मुल्क का वज़ीर आज़म। बड़ी अहम डिबेट। इस्लामाबाद का जो सियासी मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हैं। क्या नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी देंगे? आज़ाद उम्मीदवारों की बढ़ती अहमियत। नून लीग का आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते का दावा। तहरीक इंसाफ के कितने मुंतखब उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया? पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में अहम बैठक जरदारी हाउस में जारी है। इंतखाबी नताइज से कोई भी सियासी जमात मुतमईन क्यों नहीं है? इलेक्शन में नाकामी, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुस्ताफ़ी। इंतखाबात में शिकस्त के बाद जहांगीर तरीन का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। वजारत उज़्मा के लिए तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन? इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। जबकि नून लीग मीडिया से नाखुश है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की भरमार। आज के प्रोग्राम में बड़ी अहम गुफ्तगू है। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर और दूसरे जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो सीनियर जर्नलिस्ट राजा मोहसिन एजाज। जरदारी हाउस में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास जारी है। सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की, उसका एक क्लिप सुनते हैं और उस पर गुफ्तगू शुरू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज करेंगे। The disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country. And there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never ever to manage the information on either digital space, social space or other areas. जी अब्दुल कादिर, निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू के मुल्क में मोबाइल इंटरनेट बंद नहीं था, ब्रॉडबैंड खुला था। कादिर, कितने परसेंट लोग ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं और ये जो इन्होंने दावा किया है आज, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मोबाइल इंटरनेट तो पूरे मुल्क के अंदर बंद था, किसी को एक्सेस नहीं थी सोशल मीडिया की, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी अजीब सी कैफियत थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस पर कमेंट करें। ये जो आज अनवारुल हक साहब का दावा है, क्या ये दावा दुरुस्त है? देखिए, इनसे पहले दफ्तर खारजा ने भी ऐसी एक स्टेटमेंट दे रखी है कि मुल्क भर में ब्रॉडबैंड तो चल रहा था, मोबाइल नेटवर्क उन्होंने कहा कि बंद किया। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान में कितने करोड़ लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पास घरों में ब्रॉडबैंड की सर्विस है। तो ये कह देना कि इंटरनेट की सर्विसेज में तातुल नहीं था या उसे रोका नहीं गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया, ये बात गलत है। हम खुद फील्ड में थे, लोगों के जो मसाइल थे उस वक्त हम उनसे आगाह थे। लोग नहीं पता कर पा रहे थे, चीज़ों का कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। और पोलिंग का जो दिन है बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन के साथ, किसी एक फ़र्द ने तो घर से निकलना नहीं, कई लोग इकट्ठे आते जाते हैं, राब्ता करना, लोगों को इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस वक्त। और फिर नाम और निशान वाला जो मामला था, और आपको पता है ये सर्विसेज बंद करने का फैसला 1 मिनट पहले, मतलब पोलिंग स्टार्ट हुई है 8 बजे और उससे 1 मिनट पहले पता चला कि इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई हैं। तो उससे वाकई लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसका तोड़ उन्होंने निकाल लिया था पहले से ही। और जो मैसिव टर्नआउट फिर भी रहा, वो ये बता रहा है कि ये जो तरकीब थी ये काम नहीं करी। तो लेकिन ये बात कह देना कि इंटरनेट की सर्विसेज बंद नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वैलिड स्टेटमेंट है। ब्रॉडबैंड चल रहा था, बहुत कम लोगों के पास ये सर्विसेज है। बड़े शहरों में होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लेकिन जो गांव देहात में लोग फिर रहे हैं उनके पास तो PTCL का एक मामूली सा एक वो कनेक्शन रहता है, वो भी हर किसी के पास नहीं है। तो ये दावा कोई, इसमें कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं नज़र आ रही। मीडिया पर आज सारा मलबा उन्होंने डाल दिया कि जी मीडिया ने रिजल्ट्स पहले अनाउंस किए हैं। मीडिया तो बड़े अच्छे रिजल्ट, हमने कई इलेक्शन कवर किए हैं फील्ड के अंदर, इलेक्शन कमीशन में रहकर जो रिजल्ट उस वक्त मीडिया दे रहा होता है, असल रिजल्ट्स तो वही होते हैं जो उस वक्त आ रहे होते हैं। ये क्या अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसी हजामी कैफियत है, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। क्यों ज़रूरत पेश आ रही है निगरान वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आला को, कि वो आकर बयान दें, वो आकर क्लैरिफिकेशन दें कि ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था? ये क्या वजह है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर किधर हैं? एग्जैक्टली देखें, ये बहुत ही आपका वैलिड क्वेश्चन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पुरअसरार खामोशी उस वक्त के बाद से लेके अभी तक, आपको पता है एक
ये रिवायत रहती है कि पहला जो नतीजा है वो भी आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही आके बताते हैं, वो भी नहीं बताया गया और अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट भी नहीं दी गई। बाकियों को आगे किया जा रहा है। अब्बास भाई, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे इतने टाइम से, सीनियर हैं आप, हम भी करते रहे हैं, कोई 3 इलेक्शन तो हमने भी कवर किए हैं। ये जो इलेक्शन डे पे ग्राउंड से रिपोर्टिंग होती है, ये कोई भी अपने तौर पे तो नहीं कर सकता कि किसी पोलिंग स्टेशन में इतना है, जाहिर बात है इतने रिसोर्सेज मीडिया हाउसेज यूज़ करते हैं, अपने रिपोर्टर्स को फील्ड में भेजते हैं, वो फॉर्म 45 जो हाथ आता है उसकी बेसिस पर ही नताइज बताए जाते हैं। तो मीडिया थोड़ा सा तेज़ था उस दिन, क्योंकि सारे मीडिया चैनल्स का मुकाबला होता है, अपनी अपनी टीमें उन्होंने दौड़ाई होती हैं, तो कोई ये नहीं हो सकता कि कोई हवा में रिजल्ट बता दे। तो ये बात तो फैक्ट है कि उस वक्त जो रात 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे से पहले जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो बिल्कुल फ्लो में आ रहे थे और मीडिया उनके ऊपर स्टैंड करता है। सबसे बड़े चैनल जो ट्रांसमिशन चला रहे थे वो ऑन कर रहे हैं उसको कि हम अगर गलत है तो आप बताएं। तो अगर गलती थी कहीं पे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बताते ना, उनके मातहत पैमरा को नोटिस भेजते कि इन्होंने गलत चलाए हैं, काउंटर करते उसको। कोई पैमरा को उन्होंने लिखा कि इन्होंने गलत अदादोशुमार चलाए हैं, किसी तरह से कन्फ्रंट किया गया। अभी तक खामोशी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आ पा रहा। और अब आप देखें फॉर्म 45 लोग हाथों में ले लेके गले में डाल डाल के एहतजाज करने के लिए लोग निकले, प्रिंट करा करा के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिए कि ये गलत है तो बताएं। फॉर्म 45 किसने जारी किए हैं? वो कोई मीडिया ने तो नहीं बैठ के बनाए ना कहीं पे, वो आपके जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने बनाए। तो करें उन प्रिजाइडिंग अफसरान को कटहरे में खड़ा और करें उनको काउंटर। मीडिया के ऊपर चढ़ाई करना बड़ा आसान है। जो जमात उस वक्त बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, जिन्होंने अपने कैंप ही सारे खाली कर दिए थे, वो भी जब सुबह तक शेर हुए उन्होंने भी आगे चढ़ाई कर दी गई। ये मीडिया के लोग हैं और अभी तक मीडिया की एक तरह से टारगेट मीडिया को किया जा रहा है। मोहसिन इजाज साहब, मुल्की सियासत में आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। आप देखें कि जहांगीर तरीन सियासत से अलहदा हुए, सिराजुल हक ने इस्तीफ़ा दिया, परवेज़ खटक के हवाले से भी इस किस्म की बातें हो रही हैं कि उन्होंने रेस्ट कर रहे हैं। वो जहांगीर तरीन इस्तेकाम पार्टी के किंग मेकर थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी और आज उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन दिया है। आज के दिन की अहमियत को क्या समझते हैं? कितना बड़ा दिन है? क्या ये सियासत से किनारा कशी ये वाहिद ज़रिया था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है या जब आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो और आप उसको अदा ना कर सकें, तो उसके बाद ये बड़ा ग्रेसफुल अंदाज यही होता है कि आप उस ओहदे से अलग हो जाएं। मेरे ख्याल में बड़ा ग्रेस का मुजाहरा किया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी, और जहांगीर तरीन ने भी बड़ी ग्रेस के साथ ख़ुद को इस तमाम तर चीज़ों से ख़ुद को अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। उन्होंने शुक्रिया अदा किया जितने भी लोगों ने रिसेंटली उनका साथ निभाया। तो अब बात यह है कि ये क्योंकि जिस तरीके की शिकस्त हुई है, अब 2 ही तरीके हैं, या तो आप शिकस्त को तस्लीम कर लें, अवाम का मैंडेट तस्लीम कर लें। दूसरा तरीका वो है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार कर लिया है या MQM ने इख्तियार कर लिया है कि आप फॉर्म 47 लें और अभी हतमी नोटिफिकेशन या हतमी रिटर्न कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कई दर्जनों हलकों के जो हतमी नताइज हैं वो रोक लिए हैं, उसके बावजूद आप जो है वो हुकूमत साजी की तरफ चले जाएं। मतलब अभी आपको अपना पता नहीं है और आप जो है वो हुकूमत साजी उस चीज़ों पर कर रहे हैं जो भी हवा में है। देखें, फॉर्म 47 की जहां तक बात है, फॉर्म 47 बेस ही फॉर्म 45 पे करता है। Exactly. अभी आप जो इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि नताइज जो है वो मीडिया पर मलबा, मीडिया पर आप किस चीज़ का मलबा डाल रहे हैं? मीडिया क्या जो है वो मीडिया वोटें डालता है? क्या जो फॉर्म 45 है वो मीडिया लिखता है? क्या जो ये पूरा पोलिंग का प्रोसेस है, रिजल्ट बनाने का मरहला है, ये मीडिया करता है? नहीं, ये मीडिया नहीं करता। आम तौर पे हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कोड ऑफ कंडक्ट है। आप जाके देख लें, आईने पाकिस्तान को देख लें, कानून को देख लें, इलेक्शन के लॉज देख लें, इलेक्शन एक्ट को देख लें और कोड ऑफ कंडक्ट को देख लें। वहां पे ये लिखा जाता है, मीडिया को ये हिदायतनामा जारी किया जाता है कि लेट से 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है तो आप 1 घंटे तक नताइज नहीं जारी कर सकते, उसके बाद आप नताइज जारी करने में आजाद होते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये मेरा या किसी और का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। उसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अब कोई भी बंदा, लेट्स से अगर मेरी फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी रिपोर्टर की, हम खुद ये सारा जो प्रोसेस है इसको कवर करते रहे हैं एक लंबे अरसे से, इस दफा भी हमने कवर किया। एक वोट, एक सिंगल गलत टिकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मीडिया हाउस, कोई रिपोर्टर नहीं उठा सकता। रिजल्ट कहां से आता है? एक पोलिंग स्टेशन है, लेट से ये ABC स्कूल है और यहां पे आपने नताइज जब देने हैं
मैंने अपने चैनल पे खबर दी, वो खबर पूरी दुनिया ने देख ली। वो ये चैनल ये तो नहीं है कि मैंने खबर दी तो वो 2 लोगों ने देखी खाली, एक मैंने और एक जिसने चलाई, वो सब लोग देखते हैं। अगर उसमें कोई भी गलती हो तो इलेक्शन कमीशन भी पूछता है, वो मुतलका उम्मीदवार उस चैनल को कॉल कर देता है, उस रिपोर्टर को कॉल कर देता है। आप गलत चीज नहीं चला सकते। फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से लिए जाते हैं, फिर उन फॉर्म 45 के मुताबिक आप नताइज देते हैं। यहां पर भी यही प्रैक्टिस थी। और बेसिकली आप देखें कि जो जिन लोगों को जिनका ये मतलब ये कहा क्लेम है कि हमें हराया गया, वो क्लेम हवा में नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट्स के साथ करें। डॉक्यूमेंट्स क्या है? फॉर्म 45। अच्छा, फॉर्म 45 के ऊपर भी उसकी तस्दीक का बड़ा आसान तरीका है। एक हल्के में एक उम्मीदवार तो नहीं होता। आप कोई भी फॉर्म 45 उठा लें, फॉर्म 47 उठा लें, फॉर्म 49 उठा लें, 43 उठा लें, उसमें कोई हर हल्के में 30, 25, 35 उम्मीदवार भी होते हैं। फॉर्म 45 जीतने वाले को भी मिलेगा, रनर अप वाले को भी मिलेगा, और जो 36वें नंबर पे आया है ना, उसके पोलिंग एजेंट को भी मिलेगा। अब किसी हल्के में अगर मेरे पास एक फॉर्म 45 है, मैं रनर अप हूं, एक फॉर्म 45 जीतने वाले के पास है, चलें अगर कोई उन दोनों में तजाद है तो आप जो है वो जो तीसरे नंबर पे आया है, चौथे पे आया है, 5वें पे आया है, उन सबको कर लें। आप वो दस्तखत चेक कर सकते हैं, आप जो है वो उसके थंब इंप्रेशन को चेक कर सकते हैं। जो माजी में 2013 इलेक्शन के बाद इमरान खान ने 4 हल्कों की एक बात भी की थी कि जी ये हल्के जो है वो खोले जाएं। तो ये एक बड़ा आसान और सादा सा प्रोसेस है। मेरे ख्याल में जो फॉर्म 45 का मामला है, फॉर्म 45 आप लाएं कि आप सीधा सा तमाम उम्मीदवारों को बुला लें। ये फॉर्म 45 तो डुप्लीकेट भी बहुत सारे देखिए, मैं यही डुप्लीकेट या टेम्परिंग का मैंने आपको वही तो तरीका बताया कि उसके 3-4 तरीके हैं चेक करने के। वो खाली विनर और रनर अप के पास नहीं है। वो 36 अगर उम्मीदवार है ना, हर हल्के में आप कोई भी हल्का उठा लें, किसी भी जगह 20 से कम उम्मीदवार आपको नहीं मिलेंगे। चाहे कोई सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, केपी का हल्का हो, पंजाब का हल्का हो, सिंध का हल्का हो, बलूचिस्तान का हल्का हो, वहां पे 6-6, 7-7, 10-10 सियासी जमातें, 15-15 आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। उन सबके दस्तखत होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके दस्तखत होते हैं। इवन जो मीडिया वाला अंदर हो, क्योंकि मीडिया भी उस दिन एज एन ऑब्जर्वर उसको कार्ड जारी होता है, उसके दस्तखत होते हैं। इस इलेक्शन में भी हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो काउंटिंग के प्रोसेस में, प्रिजाइडिंग अफसरान के पास जो काउंटिंग का प्रोसेस था, मैं आरओ प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, जो अब इलेक्शन के ऊपर जो रिपोर्ट्स भी आई फाफिन की या बाकी इदारों की, वो यही थी कि प्रिजाइडिंग अफसरान के पास जो प्रोसेस हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स हैं जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में हुआ। देखें, पाकिस्तान के वोटर्स ने 8 फरवरी का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है। लोगों ने बकायदा वहां पर सेल्फीज बनाकर अपनी फैमिली मेंबर्स को भिजवाई हैं। यानी एक सेलिब्रेशन के तौर पर लोग इस इलेक्शन को ले रहे थे, और लोगों को उम्मीद थी कि जो मैंडेट, जिस पार्टी को मैंडेट मिलेगा वो मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। अब्दुल कादिर, क्या नजर आ रहा है? आप समझ रहे हैं कि मैंडेट को तस्लीम किया जा रहा है? जिस तरीके से अदालतों के अंदर मामलात चले गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी सीटों के ऊपर स्टे दिया है, तो ये क्या समझ रहे हैं कि मैंडेट की खिलाफ वर्जी हो रही है? जो मैंडेट अवाम ने जिसको दिया है वो उसको मैंडेट नहीं मिल रहा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 8 फरवरी को अवाम जब निकली, वो बेसिकली इस वजह से भी ज़्यादा निकली कि उनको उनके उस हक से डिप्राइव करने की कोशिश हो रही थी। ये लिंगर ऑन होता जा रहा था। कब ये इलेक्शन होने थे और कब जाके हुए, तो इस वजह से भी आवाम बड़ी तादाद में निकली। और फिर जो बाकी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस रहे वो एक अलग फैक्टर था। लेकिन जो बात है कि आवाम का मैंडेट तस्लीम किया जा रहा है, कतई तौर पे तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये बात सिर्फ जो फील्ड में रहने वाले हम जैसे लोग हैं, सिर्फ वो नहीं कर रहे, जिनका हक मारा गया सिर्फ वो नहीं कर रहे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, इंटरनेशनल इदारे कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। जो मीडिया ऑन ग्राउंड मौजूद था, आलमी मीडिया, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या बता रहा है, अगर एक लम्हे के लिए आप वो रिपोर्ट्स उठा के देखें आपको पता चल जाएगा। फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चले फाफिन तो पाकिस्तान का इदारा रह गया ना, इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप जरा उनको देखें। यूरोपीय यूनियन की जानिब से किस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, सब ने तहफुजात का इजहार किया। आपने मौका दिया एक ऐसे एनवायरनमेंट में इलेक्शन करा के कि अगर ये बिल्कुल साफ शफाफ भी होता तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठ जा रहे थे। लेकिन ये तो ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। सेलिब्रेशन अक्रॉस द कंट्री शुरू हो गई थी। एक मोमेंट पे पता चल रहा था कि कितना आगे निकल गई एक जमात इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ, और फिर अचानक से ब्रेक लगती है। मियां नवाज शरीफ साहब जो अपने विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, होते हैं और खुद विक्ट्री स्पीच के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब जो विक्ट्री स्पीच क्लेम कर रहे हैं, उनका अपना स्टेटमेंट है। आई विश कि आपके प्रोड्यूसर साहब के पास कभी हो, नहीं तो कल चलाइएगा। वो ये खुद कह रहे हैं, उनके कोट एंड कोट वर्ड्स हैं कि अगर
रिजल्ट आने में ताखीर हो और प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर जो है वो ताखीर से रिजल्ट जारी करे, तो इसका मतलब है कि कहीं पीछे इंजीनियरिंग हो रही है। जब उनके हलकों के हवाले से हो रही थी तो उनका ये रद्द अमल था। लंदन से बैठ के वो ये बयाना दिए करते थे कि जब रिजल्ट आने में ताखीर हो तो समझ लें कहीं इंजीनियरिंग हो रही है रिजल्ट के साथ। अब वो कह रहे हैं कि हम इसलिए ज़रा इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम था, अभी 10% के नतायज आए थे, कवर अप करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन एट द मोमेंट पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हुआ क्या है और कहाँ पे फॉल्ट था। अभी भी वक्त है, मैंडेट को तस्लीम करें, वरना ये क्योस जैसी सिचुएशन है जिसको इंटरनेशनल मीडिया हर दिन रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के हालात के ऊपर, सबकी नजरें हैं। ये क्योस यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, खुदा ना खास्ता और बढ़ेगा। कादिर, एक खबर भी है, बड़ी खबर है लाहौर से, कि लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान राजा की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है और कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें। बेसिकली प्रोसीजर इसी तरह ही होता है, ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, उसमें ये केसेस जाते हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने सलमान अकरम राजा की जो एप्लीकेशन है वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करने के लिए कहा है। कादिर, मैं दोबारा उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ। आज मुल्की सियासत में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के 8 फरवरी के इंतखाबात पर रिजर्वेशंस हैं, जमात इस्लामी के रिजर्वेशंस हैं, तमाम जो जमातें हैं, GDA उनके रिजर्वेशंस हैं। सिराजुल हक साहब ने आज इस्तीफ़ा दिया है, हाफिज़ नईम साहब ने अपनी सीट छोड़ी है। क्या समझते हैं कादिर, ये किस तरीके से निज़ाम आगे चलेगा, क्या फॉर्मेशन बनेगी, ये मामला कहाँ पर जाकर बैठेगा, इसके ऊपर ज़रा कमेंट करें। देखिए, ये मुल्क की तारीख में पहली बार हो रहा है कि जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारान थे वो खुद आगे बता रहे हैं कि हम नहीं जीते। जो जीतने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, जीता कोई और है, और जो बाकी उम्मीदवार हारे हैं वो भी आके मान रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आके कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, वो जीते हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी आके कह रहे हैं कि जनाब हमें नहीं वोट पड़ा, ये किसी एक जमात को वोट पड़ा है, PTI को वोट पड़ा है, उनका मैंडेट है। तो इसके ऊपर जिस तरह से आज रेजिग्नेशन आ रहे हैं, जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक अमली कदम उठाया है, बड़ा मिसाली कदम है, और अपना प्रोटेस्ट अपने हद तक रजिस्टर कर रहे हैं। वरना इतनी सीटों के तो करोड़ों रुपए लोग लेते हैं कि हमें सीट मिल जाए। उनको जो मिली हुई सीट है वो उन्होंने छोड़ दिया और प्रेसिडेंट सेट किया है कि इस तरह निजाम नहीं आगे चल सकता, इस तरह मामला नहीं चल सकते। इसलिए बेटर टू रिजॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। मामला अगर ट्रिब्यूनल्स में आपने भेजने हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन कमीशन ने कल ये ऑर्डर जारी किया कि इस्लामाबाद के 3 हलके, इनके नतायज जारी नहीं होंगे। आज उन्होंने तीनों हलकों के नतायज जारी कर दिए। तो अगर मामला इलेक्शन कमीशन पे ही छोड़ना है फिर तो मेरा ख्याल है सारे घरों को बैठ जाएं और फिर तसल्ली रखेंगे। वो फैसल वाडा साहब की बात फिर ठीक है कि 4-5 हलकों का रिवर्स होगा, बाकी के ऊपर वो क्या कह रहे थे कि चने शने खाएं फॉर्म 14 लेकर। तो हमें ब्रेक लेनी है, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, अपने सर से उतार दिया है उन्होंने, और इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल डाल दी है कि इलेक्शन कमीशन जो तमाम दरख्वास्तें हैं वो सुनेगा। इलेक्शन कमीशन पर पूरी जमातों की रिजर्वेशंस हैं, इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मोहसिन इजाज साहब, इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, मेंबरान से इलेक्शन कमीशन के? देखिए, उनसे तो वही तवक्कुआत हैं जो पहले से वो कर रहे हैं, और उन तवक्कुआत पर, उम्मीदों पर वो मुकम्मल तौर पे अभी तक तो पूरा उतरे हैं। लेकिन यहाँ तक अभी प्रॉब्लम ये है कि अब ये इलेक्शन कमीशन के पास वापस मामला भिजवाया गया ना, तो इलेक्शन कमीशन ने आजकल में एक लेटर लिखना है तमाम हाई कोर्ट्स को, तमाम 4 हाई कोर्ट्स को, कि आप 5 हाई कोर्ट्स को, सॉरी 4 सूबों की और बाद हाई कोर्ट को, कि आप ट्रिब्यूनल्स कायम कर दें। फिर हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में ही ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। तो ये मामला अब इलेक्शन कमीशन आया, इलेक्शन कमीशन से वापस ये जाएगा हाई कोर्ट्स में। ट्रिब्यूनल्स यानी हाई कोर्ट्स ही हो गए ना, हाई कोर्ट के जजेस ही ट्रिब्यूनल होते हैं। तो हाई कोर्ट ये नहीं, ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, लेकिन गोल होता हुआ मुझे कम अज़ कम अभी तक दिखाई नहीं देता। जैसे अभी अब्दुल कादिर बता रहे थे कि फैसल वावडा ने एक बात की कि 3-4 फैसले आ जाएंगे तो बाकी लोग जो है वो फॉर्म 45 पे जो है वो छोले खाएंगे, चने खाएंगे, जो भी उन्होंने कहा है। तो ये अब प्रॉब्लम ये है कि अब फॉर्म 45 का मतलब, फॉर्म 45 ये कोई A4 साइज़ का पेपर नहीं है। फॉर्म 45 का मतलब है कि एक इलाके के पोलिंग स्टेशन में 2000 बंदे ने, 1500 बंदे ने वोट डाल के अपना एक पसंदीदा उम्मीदवार चुना। ये फॉर्म 45 का मतलब उन 1500, 2000 यानी ये अवाम की, शहरियों की राय है।
इसको आप इस तरीके से ये नहीं कर सकते कि बस वो एक तरफ जो है वो लोगों की राय है और दूसरी तरफ बस एक A4 साइज के पेपर पे आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि चलें ये लेके चले जाएं। अगर ये फॉर्म 45 की फोरेंसिक भी होना चाहिए, थंब इंप्रेशंस भी चेक होने चाहिए, लेकिन इससे भी सादा और आसान तरीका ये है कि आप बुलाएं तमाम उम्मीदवारों को और फॉर्म 45 टैली कर लें। ये कोई इतना 5-7 बड़े बड़े कैलकुलेटर्स खरीदें, वहां पे बिठाएं बंदे, वो लगाएं भाई आपके क्या वोट्स हैं आपके फॉर्म 45 में, आपके फॉर्म के 45 पे क्या जो है वो नंबर ऑफ वोट्स हैं, उनको टैली करें और जिसके पास जाली फॉर्म 45 बरामद हो जाए उसको भी ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली बुनियादी तौर पे जमहूरियत का मतलब अवाम है, अवामी राय है और अवामी मैंडेट का एहतराम, यही जमहूरियत होता है, यही सियासी निज़ाम होता है। लेकिन अगर ये नहीं होगा, मुझे हैरत बड़ी इस चीज़ पे होती है कि आप जी उधर हुकूमत साजी के लिए फ़लाँ की फ़लाँ से मुलाकात, फ़लाँ की फ़लाँ से मुलाकात, वो पहले नताइज तो कंफर्म कर ले। अभी कल भी मैं और आज भी विजुअल्स ऐसे लोगों के देख रहा हूँ जिनकी अपनी नशिस्तों के जो नताइज हैं उनके पास सिर्फ फॉर्म 47 ही है, ना वोट्स हैं। मोहसिन भाई, पंजाब की तो सूरत हाल बिल्कुल अब क्लियर है, मामला इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आ गया है। KPK देखते हैं, KPK की सियासत इस वक्त क्या है? PTI ने वहाँ पर क्लीन स्वीप किया है, फॉर्मेशन क्या होगी वहाँ पर जो जीते हुए लोग हैं उनसे कौन कौन राब्ता कर रहा है? महमूद खान, परवेज़ खटक के हवाले से आज खबर चली है कि उन्होंने भी रेस्ट किया है, रेस्ट मांगा है सियासत से। अली अकबर खान मेरे साथ हैं, TV चैनल के ब्यूरो चीफ, बड़ी नज़र है और बड़ी अहम खबरें इनके पास। थैंक यू वेरी मच अली अकबर खान। अली अकबर, पेशावर की सियासत क्या कह रही है? कौन वज़ीर आला वहाँ पर बनेगा? वहाँ पर जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन पर कोई प्रेशर है? उनका कोई जोड़ तोड़ किसी के साथ हो रहा है? कोई बातचीत हो रही है? ज़रा बताएं ना, कोई खबर दें। शुक्रिया बाशमीर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपने भी काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा है। बड़ी खुशी हुई आपसे आपको देख के। और जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा ने तो हमेशा तहरीक इंसाफ का साथ दिया हुआ है। ये वो लोग हैं कि एक दफ़ा किसी को मुंतखब करते हैं तो दूसरी दफ़ा उनको बारी नहीं देते, लेकिन तीसरी बार जो है उन्होंने खान को बारी अक्सरियत में मुंतखब किया हुआ है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल 2/3 अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की। कोई 90 से ज़ायद सीट्स जो है उनके आए हुए आउट ऑफ 113। तो यहाँ पे तो उनको कोई किसी मुश्किलात का सामना नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई दूसरी जमात ऐसी है कि जो उनके खासकर प्रोविंशियल मेंबर्स को जो है वो शामिल करे या उन पर डोरे डाले। तो यहाँ पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मायूसी ये है कि आज तकरीबन चौथा दिन है इंतखाबात हुए हैं और लोग पास हुए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को किसी ने इकट्ठा नहीं किया, ना ही इनसे किसी ने कांटेक्ट किया हुआ है। और सारे जो लोग हैं वो पेशावर के अंदर भी नहीं पहुंचे हुए हैं। माजी में ऐसा होता था कि हुकूमत साजी के लिए जो है ना लोग आते थे, इजलास हुआ करते थे और उसके अंदर फैसले होते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई लीडर नहीं है और इसी हवाले से अभी तक हुकूमत साजी का अमल इनका शुरू नहीं हुआ है। जो कि एक इब्तिदाई इजलास होता है वो भी नहीं हो सका है। और जहाँ तक वज़ीर आला की बात है तो यहाँ पे 2-3 ऐसे नाम है कि जो कि मतलब जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। अली अमीन गंडापुर है और ये उसमें जो है दूसरे नंबर पर मुश्ताक गनी है। इसी तरह अयूब फैमिली का भी एक नाम जो है वो सामने आ रहा है। ताहम ये सारे जो भी नाम है तो अभी तक कोई भी सामने नहीं आए। खासकर अली अमीन गंडापुर, आज तो उनके वालिद की जो है वो डेथ भी हुई है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता करे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि जिससे बंदा कहे कि ये लोग सीरियस है हुकूमत साजी के मामले में। तो ये पोजीशन है। दूसरा ये कि महमूद खान और आपने उसकी बात की, परवेज़ खटक की, तो परवेज़ खटक तो इंशाल्लाह कहे बगैर अपने आप को वज़ीर आला के तौर पर पेश करता रहा और हर जगह पर ये बात वो करते रहे कि जे वो वज़ीर आला बनेंगे। और सीटें उनके पास जो टिकट उसने दिए थे वो तकरीबन 10 से 12 लोगों को दिए थे, तो यकीनन उनका इशारा
इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था और उनको काफ़ी एतमाद और भरोसा था, तो काफ़ी दचका उनको लगा है और उसी शाख से वो अभी तक बाहर नहीं निकले। यही हाल जो है साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान का भी है और उनके साथ भी वो समझते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। बल्कि यहाँ की तकरीबन सारी जमातें आपने देखा होगा कि कल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने खुल के कहा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ जो है वो अच्छा नहीं किया। मौलाना का भी यही एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। अली अकबर, सिराजुल हक साहब के इस्तीफे के बाद कल तक एक खबर थी कि शायद पीटीआई जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैवल करे। आज सिराजुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यह आप ही की खबर थी, तो क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगे? अब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या जमात इस्लामी के साथ कोई ऐसा इत्तेहाद आपको नज़र आ रहा है केपीके में, और क्या होने जा रहा है अब? अब्बास शबीर, मेरी अपनी नज़र है तो जैसे कि आपने कहा 2 दिन से काफ़ी संजीदा कोशिशें की जा रही थी और इस हवाले से हमारा उठना बैठना भी हुआ था जमात इस्लामी के साथ और वो काफ़ी मुतमईन भी थे और काफ़ी खुश भी थे कि उनकी सीटें नहीं थी, ताहम मतलब जो है इसी हवाले से इत्तेहाद के ज़रिए उनकी हुकूमत भी आ जाएगी और उनको नशिस्तें भी मिलेंगी। और यहाँ तक कि कल आपने देखा होगा कि काफ़ी मूड में थे सिराजुल हक साहब और वो ये कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ेंगे और हर फोरम पर लड़ेंगे। तो कल तक उनका तो इस्तीफे का मूड ही नहीं था। दूसरा ही कि इस स्टेज पे कोई इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि जब आपने आगे एक बड़ी जमात के साथ जो है मुफ्त में हुकूमत साजी करनी होती है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सिराजुल हक साहब पे दबाव था, जमात इस्लामी पे दबाव आया हुआ है ताकि वो अपना प्लेटफार्म जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को ना दे। मेरी अपनी ये राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ऐसे हाल में कि अगर हम 2-3 दिन पहले देखें तो काफ़ी वो सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी के लोग बड़े जोश व खरोश में थे कि हम जो है आगे मुकदमात लड़ेंगे और कई लोगों ने जो है वो नशिस्तें भी छोड़ दी कि जी धांधली हुई है, ये हुआ है। तो अब एक जमात इस्लामी को एक बहाना भी मिल गया कि चलो उनके अमीर के इंतखाब होने हैं और इजलास होंगे, शूरा का होगा और फिर उसके बाद जाके तो कोई डिसीजन इस हवाले से होगा। मुझे लगता है कोई प्रेशर आया हुआ है जमात इस्लामी पे और सिराजुल हक साहब पे, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी भरपूर कोशिश होगी कि इस स्टेज पे कोई जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई थी इंतखाबात से आगे, तो हुकूमत साजी के लिए या ऐवान में शमूलियत के लिए भी वही पॉलिसी जो है वो बरकरार रखी जाए। मोहसिन भाई, इधर चलते हैं कि मरियम नवाज ने कल तस्वीर बनवाई इंडिपेंडेंट सीट पर जीतने वाले से। माजी के अंदर भी हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, तो क्या अदालतें इस चीज़ का नोटिस नहीं लेंगी? बड़े खुलेआम कहा जा रहा है कि जितना महंगा स्वेटर होगा उसकी इतनी कीमत होगी। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? कबल अज वक्त आप ये बातें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई अदालतें नोटिस लेंगी? आपको कुछ नज़र आ रहा है कि अदालतें इफेक्टिव हैं इस मामले पर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें इस मामले पर कोई नोटिस लें। हाँ, कोई अपने तौर पे अदालतों से रुजू ज़रूर कर सकता है, लेकिन इसका भी कोई मुझे कानूनी तौर पे कोई आप ये कह लें कि कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि अगर टेक्निकली और लीगली देखा जाए तो ये हुए तो तमाम लोग आज़ाद हैसियत में ही मुंतखब हैं। बेशक ये तमाम वोट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, लेकिन आपको पता है कि जब बैट सिंबल चला गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो फिर ये कानूनी और आपको पता है कि कानूनी तौर पे ये आज़ाद हो गए थे तमाम उम्मीदवार। शायद यही वजह थी कि पीटीआई की जानिब से बहुत कोशिश की गई, पेशावर हाई कोर्ट में पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर इवन एक रिव्यू पिटीशन भी डाली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फैसले के खिलाफ। इवन एक दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की भी कोशिश की गई इन जनरल इलेक्शन से पहले 6 तारीख की, गालबन अब्दुल कादिर बेहतर बता सकते हैं, शायद तारीख भी दी गई थी, लेकिन फिर वो जनरल इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया उसको। ये तमाम तर चीज़ें उनके जहन में हैं, किसी और पार्टी में शमूलियत भी उनके जहन में है, क्योंकि ये एक आइनी तशरीह का मामला है, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं पार्लियामेंट्री पार्टी ज़रूरी है, कोई कहते हैं नहीं किसी भी पार्टी में शमूलियत हो सकती है, वो रिजर्व सीट्स रख सकते हैं। तो ये क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा राय होती हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस वक्त भी ओपिनियंस आ रहे हैं इसके ऊपर।
लेकिन ये क्योंकि इंडिपेंडेंस के हवाले से सवाल किया, इखलाकी तौर पे बिल्कुल गलत है। मैंने तो यहाँ तक भी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे वो हल्फ देने की उनकी वीडियो सामने है। इसके ऊपर हम अगर हल्फ की बात है, इखलाकियात की बात है, तो हमारा मज़हब इस हवाले से बड़ा वाज़े है। वो हल्फ के हवाले से या कोई कसम उठाकर कोई बात करना या उस पाक ज़ात का नाम लेकर कोई बात करना और इससे फिर मुकर जाना, चले दुनिया में तो जो भी एक दुनियावी मामलात होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसका फिर आपको पता है कि एक इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी भी है। तो इस हवाले से भी चीज़ें मोहसिन भाई हमें ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद दानियाल अजीज साहब हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। दानियाल अजीज साहब इस प्रोग्राम में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच दानियाल साहब। जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। दानियाल साहब, क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है, कौन वजीर आजम बनेगा, क्या बातचीत हो रही है? हर इलेक्शन से पहले इस तरह की मुलाकातें होती हैं, इलेक्शन से पहले अल्फाजों की भरमार होती है, लेकिन उसके बाद सब मिलकर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। क्या होने जा रहा है, क्या समझ रहे हैं? इस वक्त तो जी पाकिस्तान में मामूल के हालात नहीं है बिल्कुल, और जो जिस मुआशी नहज पे हम पहुंच गए हुए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन वजीर आजम बनेगा। बात मैन की नहीं है, इट्स अबाउट द प्लान। एग्जैक्टली। तो जब तक हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि इन मुआशी हालात से हमने निपटना कैसे है, तो तब तक जो है कोई इसमें गुंजाइश नहीं है गलती की। इस वक्त पाकिस्तान एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकता, तो हमें फर्म हैंड चाहिए जो एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जिनको समझ है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त किसी भी जमात के पास किसी किस्म का कोई होमवर्क नहीं है, ना ही उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के हालात जो है किस नहज पे पहुंचे हुए हैं। और हम दोबारा से जून में अगर ये चीजें हमने ना सही तरह निपटी तो दोबारा हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो 8 अरब रिजर्व्स हैं ये जून तक भी नाकाफी हैं। तो इसलिए एक अहम चीज है कि IMF का प्लान आना है, उसमें जो कुछ पाकिस्तान ने अब करना है वो अगर ये समझते हैं कि इसी इकोनॉमी को चला के तो उन्होंने ग्रोथ हासिल करनी है, तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान चाहिए जिसकी कोई भी जमात बात नहीं कर रही है। मेरे ख्याल में ये डोर सुलझा रहे हैं, इनको सिरा मिल ही नहीं रहा है, इन्होंने प्रॉब्लम की फ्रेमिंग ही नहीं की है। दूसरी बात जो है, पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दरकार हैं वो सारे के सारे अभी तक जो ये मेजर्स ले रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कहलाते हैं। इनको नॉलेज बेस ही नहीं है, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रांजिशन थ्योरी है उसके बारे में इनके पास एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, किसी ने कोई अदारा रिफॉर्म ही नहीं किया है। तो ये एक किस्म का अनाड़ी जो है बस डार्क में प्लंज कर रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसको हुकूमत बनाना है। बात मुझे तब समझ में आएगी जब कोई प्लान की बात करेगा। अब अगर आप मुझे कहते हैं ये कि पाकिस्तान के मसाइल का हल लैपटॉप्स है तो ये एक मजाक है। अगर आप कहते हैं कि सोलर पैनल है तो ये भी एक मजाक है। कोई मजबूत प्लान चाहिए जिसमें देखें बुनियादी तौर पे आपका जो FBR है और आपका जो एनर्जी सेक्टर है, ये दोनों अकेले इकट्ठे तो बहुत खतरनाक है, दोनों अकेले भी पाकिस्तान को डुबाने के लिए काफी है अगर इनको अच्छी तरह से हमने रिफॉर्म ना किया। और आप देख रहे हैं हाल ही में जो FBR का रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है, कितना गदर मचा उसमें और कहां तक डायरेक्शनलेस होकर रह गया वो बिल्कुल। और उसमें जक्सा लाना, सारों को क्लैरिटी लाना, मैं समझता हूं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है अनफॉर्चुनेटली उनको इंसेंटिव्स बेस्ड चेंज मैनेजमेंट का मालूमात ही नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देख सकते हैं एक मिसाल के तौर पे अभी जो वापडा के 566 अरब रुपए हासिल करने की कोशिश की है, नई बात हमने सुनी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, और उसमें जो है 55 अरब रुपए इकट्ठे करके इन्होंने कहा कि अब सर्दियां आ गई हैं, हम कामयाब हो गए और एक दूसरे को थपकियां दे रहे थे। यानी 500 अरब से ज्यादा हजम हो गया जो बिजली के बिलों में कमी आनी थी, बजाय वो देखते कि हमारा प्लान फेल हो गया, ये उससे भाग गए हैं। तो अब सवाल होता है कि ओके नाउ व्हाट, जब होल ऑफ द गवर्नमेंट फेल हो गई है कि आप 550 अरब में से 500 जो है कलेक्ट ही नहीं कर सके, तो फिर अब आगे करना क्या है? नई अप्रोच मुझे तो कोई नजर नहीं आती, ना यहाँ पर किसी के पास कोई सोच है, ना कोई इसमें फहम है कि वो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसी तरह से FBR है, हमारे जो अब टैक्स टू GDP रेशो है वो 9% पे चले गई है। बातें कर रहे हैं सारे कि इसको 15 से 20% पे लेके जाना है। अब वो नामुमकिन है अगर आपको मालूम नहीं है कि इंसेंटिव बेस्ड रिफॉर्म कैसे करना है। आप ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले जाएं, ये 10 साल। दानियाल साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, आपको भी रिजर्वेशंस हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ऑलरेडी अपनी तरफ से बने हुए हैं, विक्ट्री स्पीच भी कर चुके हैं।
बहुत सी पार्टी को रिजर्वेशंस हैं, अब बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। आप नहीं समझते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये सारे मामलात एड्रेस करने चाहिए, ना कि निगरान वजीर आजम को मैदान में आना चाहिए, ना निगरान वजीर आला को मैदान में आकर ये एड्रेस करना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम नहीं बनता कि इस सारे मामले को एड्रेस करें, इस रिजर्वेशंस को देखें कि कौन कौन क्या बात कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अनफॉर्चुनेटली जो उनके पास लॉ है, उनके पास ये काम करने के लिए कोई ऐसा मतलब स्ट्रक्चर नहीं है जिसके तहत वो इसमें दखल अंदाज हो सकते हैं। वो उनका जो काम है वो बहुत लिमिटेड है इस हवाले से, इसलिए ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल बरादरी को ही सेटल करना पड़ेगा, और चाहे वो प्यार से कर लें या वो मान के कर लें, या फिर वो आपको पता ही है दूसरा तरीका भी एक है पाकिस्तान में, फिर उसके तहत होगा। मियां नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी मान जाएगी मियां नवाज शरीफ के नाम पर? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार वजीर आजम होंगे। मेरे ख्याल में ये जो गुफ्तगू है ना, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि ये जिस तरह के चल रहा है, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि इस गुफ्तगू से पाकिस्तान का नुकसान होगा। उसकी वजह यह है, इनके आपस में बहस ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में महंगाई हमने कैसे कम करनी है, इसके ऊपर कंसेंसस करें और उसके ऊपर देखें कि कौन बेहतर तरजीहात देता है और उसको गवर्नमेंट बनाए। इनको चाहिए कि ये बेरोजगारी के बारे में कोई प्लान दें और उस प्लान की जांच पर तो नोक पलक सीधी करें और उसकी बुनियाद पर फिर जो बेहतर फार्मूला लाता है वो गवर्नमेंट बनाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से इनकी रेडियां बिल्कुल खाली हैं। इनके पास कोई किसी किस्म का दूर दूर तक प्लान नहीं है, इनके पास कोई डेट मैनेजमेंट प्लान नहीं है, इनके पास कोई एफबीआर का, एनर्जी सेक्टर का, ये जो हमारे इस वक्त जितने भी सारे हमारे पेंशन्स हैं वो हमारे गले लटक गए हैं, पूरी गवर्नमेंट बैठाने के काबिल है वो, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। यानी इनके अगर आप मंशूर देखें तो ये बिल्कुल खोखले हैं। ये रेवड़ियां बांटने वाली सियासत चल नहीं सकती अब पाकिस्तान में। अब एक सीरियस सियासत चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान के को नाप तोल के बाकायदा एक जामे और पुख्ता पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए जिसके तहत ये मामलात हल होने की तरफ जाएं। और अनफॉर्चुनेटली ना इन पार्टीज में रिसर्च कैपेसिटी है, ये तो सारे के सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। किसी के पास सलमान फारूकी है, किसी के पास आज चीमा है, किसी के पास वो जो चीफ सेक्रेटरी थे खैबर पख्तूनख्वा वाले जिन्होंने 100 डेज का प्लान दिया था पीटीआई का, वो है। तो जो टेक्निकल नॉलेज बेस है, जिसमें जब मैंने ये पुलिस ऑर्डर नया बना के ये रिफॉर्म किया था, जब लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म किया था, जब मालियाती निज़ाम पाकिस्तान का रिफॉर्म किया था, जब सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की थी, उस वक्त हमारी ये टेक्निकल और नॉलेज बेस और प्रोफेशनलिज्म ने उसको सरअंजाम दिया था एक अच्छे तरीके से। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि सियासी बरादरी में ये स्किल सेट है ही नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है। और ये जाली नामों से अपने आप को मतलब बनाया हुआ है कई लोगों ने, उनकी आउटपुट हमने देख लिया, 5-5 दफा तो बन गए हैं सारे, तो फिर ये कैसे होगा? मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग काफी फिक्रमंदी है। और इसीलिए जो मेरा इलेक्शन है ये खसूसी तौर पर फोकस किया गया था इंश्योर करने के लिए कि जिस तरह की बातें मैं आपके साथ करूं ये हो ही ना सकें, क्योंकि वो फिर मैंने असेंबली के प्लेटफॉर्म पे करनी थी, अब मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं। तो आपकी मेहरबानी है, आप मेरे से करवा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा देर मुझे को करने देगा। अब्दुल कादिर, दानियाल अजीज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि रोड मैप नहीं है, किसी के पास प्लान नहीं है। कमेंट करें इस पर। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबको इस टाइम जो है वो अपनी अपनी पड़ी है कि हम किसी तरह से पावर में आ जाए, चेयरमैन सेनेट बन जाए, कोई कहता है बंदर बांट बेसिकली इस टाइम हो रही है कि ये ओहदा हम ले लें, ये आप ले लें, ये उधर को दे दें। पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक और ये पता नहीं जहां जहां पर भी लोग मौजूद है, सबको ये लग रहा है कि बस हम किसी तरह से अपना हिस्सा जो है वो उठा लें। इस्लामाबाद में भी ये इस टाइम इजलास हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी बैठी है, पीटीआई बैठी है, सब के सब बैठे हैं और ये आगे बढ़ने का तरीका है, लेकिन सब ओहदों में फंसे हुए हैं। मोहसिन भाई कमेंट करें। दानियाल साहब ने बड़ा जबरदस्त देखिए कि अभी तक किसी को फिक्र नहीं है महंगाई की। देखें कितना वैलिड पॉइंट है कि महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा। अभी सब कोई वजीर आला बनना चाह रहा है, कोई वजीर आजम बनना चाह रहा है, कोई सदर की सीट हथियाना चाह रहे हैं। किस तरह होगा ये मामला? से दानियाल साहब ने बड़ा खूबसूरती से जो पिछले 3-4 दिन की एपिसोड थी उसे एक जुमले में सम अप कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये रेवड़ियां बांटने वाली सियासत है पाकिस्तान में जो है इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में ये पूरी सूरत हाल का अहाता बड़ी खूबसूरती से करता है। देखिए आप जो है वो इस बात से मैं फुली एग्री करता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में किसी का नाम नहीं लेता, उनके पास ना तो वो कैपेसिटी है, ना उस तरह के जो है वो टीम है, ना उस तरह के लोग हैं, ना वो उनकी सोच है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहने पे मजबूर हूं कि उनके पास ऐसी सोच भी नहीं है।
तो इसलिए मुल्क का ये हाल है। हमें आगे बढ़ने के लिए देखें तमाम लोगों को एक एक कदम पीछे हटना होगा। लेकिन सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें मैंडेट का एहतराम, अवामी राय का एहतराम, ये सबसे बड़ा जो बड़ी ज़रूरत है इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स में। इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें ऐसे दिमाग चाहिए। ये शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में कैपेसिटी नहीं है, मे भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा ही ना हो लेकिन वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो हमें ऐसे दिमाग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए मुल्क को आगे ले जाने के लिए। अदरवाइज ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तौर पे मुख्तलिफ औकात में, किसी को ज़्यादा टाइम मिला, किसी को थोड़ा टाइम मिला, किसी को एक टेन्योर मिला, किसी को 4 मिले, किसी को 2 मिले, तो तमाम लोग अपनी अपनी तौर पे कोशिश कर चुके हैं। लेकिन कोई बड़ी कामयाबी तो दूर की बात है, हमें जो है वो कोई पीछे ही हम गए हैं इस सारी सूरत हाल में। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ ये कि ये बांटना वाला जो सिस्टम है ना, रेवड़ियाँ बांटने वाला, जैसे दानियाल साहब ने कहा, ये नहीं होना चाहिए। अवामी मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। फिर मुल्क के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना चाहिए और मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, मुल्क की इकॉनमी के बारे में सोचना चाहिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए, ताकि सिस्टम कोई बेहतर हो और हम पाकिस्तान को लेकर आगे चल सकें। मैं दानियाल साहब से ज़रा एक कमेंट चाहूँगा। दानियाल साहब जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर थे, जहाज़ भर भर के वो लोगों को ज्वाइन करवाते थे। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, इलेक्शन से पहले ये बातें की जा रही थी कि जहांगीर तरीन की पार्टी को हिस्सा मिलेगा, हुकूमत के अंदर उनका अहम किरदार होगा। उनको शिकस्त हुई और आज वो खुद रिजाइन कर गए तहरीक इस्तेकाम पार्टी से। अब उस पार्टी का क्या फ्यूचर है? उस पार्टी को तो छोड़ें जी, किसी की पार्टी का क्या फ्यूचर है अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने में। और मैं खुसूसी तौर पर महंगाई और बेरोजगारी की बात इसलिए करता हूं क्योंकि तमाम जो निजी सर्वे हैं पाकिस्तान के, उनमें भरपूर अंदाज से पाकिस्तान के कोने कोने से लोगों ने यह इजहार किया कि हमारा नंबर 1 इशू महंगाई है। 74% ने कहा था कि हमारा नंबर 1 इशू महंगाई है और 54% कहते हैं कि बेरोजगारी हमारा नंबर 1 इशू है। जो बाकी तमाम इश्यूज हैं वो कोई 4% है, कोई 2% है, कोई 3% है। उनके नाम मैं नहीं लेता, उनको छोड़ें। लेकिन कहने का मकसद ये, ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी जो है कह रही है। अब ये जो 2 मसले हैं ये डायरेक्टली एक इकोनॉमी के साथ रिलेटेड हैं और अगर इनके बारे में किसी किस्म का प्लान सामने ना आया तो फिर जो इस वक्त हमारा क्राइम रेट जो है पाकिस्तान का, वो रेड लाइन कर रहा है। आपको पता है पिछले 1 साल के अंदर जो छोटी क्राइम्स हैं, जिनको इकोनॉमिक क्राइम कहते, जो चोरी चकारी वगैरह इस तरह के क्राइम्स हैं, ये डबल हो गए हैं। और लोग जो है अपने घरों में अब आहिस्ता आहिस्ता महफूज नहीं रहेंगे अगर इसी तरह ये हालात रहे तो अभी जरूरत यह है कि फौरी तौर पर एक जामे प्लान, एक पुख्ता प्लान जो है, एक तो महंगाई को कम करने का और बेरोजगारी को निमटने का। दानियाल साहब, ऐसा नहीं होगा कि सिंध हाउस में जो हुआ था दोबारा से वो रिपीट होने जा रहा है? शायद व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ जाए आइंदा दिनों में। बिल्कुल, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मुझे लग रहा है कि हमें छांगे मांगे की सियासत में वापस धकेला जा रहा है और ये बहुत ही अफसोसनाक होगा। एक पूरी जनरेशन अब एज आ गई है। ख्याल तो ये था कि अब हम उसको पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन अगर दोबारा से वही मंडियां लगनी है, वही उनके हिफाजतें होनी है, उसी तरह से गार्ड रखने हैं बाहर, और वो जो सारा पाकिस्तान का नुकसान हुआ था सियासी बरादरी का, उस सारे में रेपुटेशन का भी और इफेक्टिवनेस का भी, तो इसलिए मैं समझता हूं कि उससे तो बचना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि बजाय आप ये खरीदो फरोख्त करने शुरू करें, आप प्लान पे फोकस करें। ये मैच्योरिटी लेवल जो है ये कब आएगी हमारी सियासी बरादरियों में? अनफॉर्चुनेटली इन सियासी जमातों में जो लोग बहुत सारे नफली भर्ती की हुई है मुख्तलिफ ओहदों पे, वो रखे इसलिए गए हैं क्योंकि वो नलायक हैं और वो बोलते नहीं है और वो जी हजूरी करते हैं, तो वो ठीक है। अब उनका काम नहीं रहा, वो वक्त खत्म हो गया। अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी इज नाउ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप सिर्फ SIFC का जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लें, उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें एक चार्जशीट है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कि आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोकी है, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर सके, आप पाकिस्तान का पोटेंशियल नहीं मार्केट कर सके, वगैरह वगैरह। वो लंबा चौड़ा एक लिस्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपकी सियासी जमातें असल में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासी बरादरी में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो लोग सामने आए जिनके पास वो अबूर हासिल है, जिसके जरिए से पाकिस्तान के मामलात को निपटें, क्योंकि उसमें फिर आप बोने नजर आते हैं। तो फिर आपका क्या ख्याल है? आप सेटअप कर रहे हैं कि एक ट्रेन रैक जिसमें SIFC का और इन जमातों का तो टक्कर होनी है। दानियाल अजीज साहब, पहली ऑफर आ गई है। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया है कि एक MPA को फोन किया गया है और उसको 30 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है
और कहा गया कि दूसरा बंदा आपको फ़ोन करेगा, तो ये तो काम शुरू हो गया है। और मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही क्लेम कर रही है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते हैं। कल आपने देखा कि किस तरीके से फ़ोटो सेशन हुआ मरियम नवाज साहिबा के साथ, तो वही हिस्ट्री रिपीट होती नज़र नहीं आ रही। पहले पीपल्स पार्टी ने की, अब नून लीग कर रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात इतने नाजुक बन चुके हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं है। हमारे पास अभी ना वक्त है और ना ही सख्त है कि हम इस किस्म का पतंगड़ जो है दोबारा से बर्दाश्त करें। ये 82 लोगों की कैबिनेट और ये जो है ना, ये जो मैंने पहले आपको जुमला बता दिया है, रेवड़ी बांटने वाली सियासत जो है, ये अब नहीं चलेगी। हमें एक पुख्ता लोग चाहिए जिनके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ एक्शन है, प्रॉपर सर ये एक्सपीरियंस है। हालात वैसे और कब एक ठीक proper होंगे? plan। हम तो जब से हमने होश संभाली है हम यही सुन रहे हैं कि जिन नाजुक हालात हैं। नहीं, इतने नाजुक कभी नहीं हुए। ये हालात अलहदा से हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। इस वक्त आपकी हर चीज रेड लाइन कर रही है। पॉसिबल नहीं है, आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आपका इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे और उसके बाद जो होता है वो बहुत तकलीफ होता है। इसलिए जून तक आपके पास पैसे ही नहीं है कि आप चल सकें। तो IMF ने तो आपको डिक्टेट करना है। इस मुल्क में अजीब एक खेल बन गया हुआ है कि IMF के साथ जो है नेगोशिएशन के जरिए शायद कोई जो है ना लोगों को रिलीफ देना को कमाल है। ये नहीं है ऐसी बात। दानियाल अजीब साहब, टाइम जरा शॉर्ट है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्लोजिंग रिमार्क्स हैं जी। रेड लाइन क्रॉस हो गई है, अब क्या होगा? 30 सेकंड आप दोनों। देखिए, ये जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है, ये जो भी आपने बताया, पैसों की ऑफर हो रही है, लोग इनको नहीं पता कि जिनको हम खरीद रहे हैं वो कौन से बैक्ड कैंडिडेट थे और इनको वोट किसका पड़ा है, PTI का पड़ा है ना, तो उनको आप अपने खाते में लेके आ रहे हैं, तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाया, PTI ने कर दिखाया, अब हमें उनके बंदों की, उनके वोटों की जरूरत है। बात यहाँ पे खत्म हो। मोहसिन भाई, देखिए बात यह है कि अगर यही सारा कुछ होना है तो फिर ये मसाइल का हल नहीं है, इससे डस्ट सेटल नहीं होगी, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो फिर जो है वो आपको पता है कि इकोनॉमी के हालात भी ज़्यादा बदलाव उनमें भी नहीं आएगा। तो देखें, ये सारी चीज़ें करेंगे, इसका नुकसान ही होगा, इसका फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। अब्दुल कादिर, मोहसिन एजाज, अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया, दानियाल हमारे साथ मौजूद थे। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।